नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले सियासी धमाके होने लगे हैं। दिवाली का समय है और धमाकों की आवाज तो आप सुन ही सकते हैं, लेकिन जब सियासी धमाके होने लगे तो समझिए कि कुछ तो कुछ है, या कहें तो कुछ गड़बड़ है, यह भी कह सकते हैं। एनडीए में तो बाहरी रंग रोगन से सब ठीक ठाक दिख रहा है, और उस रंग रोगन में मीडिया कितना अपनी भूमिका निभा रहा है वो आप जानते हैं। हालांकि भीतर ही भीतर बहुत से लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, जो समय आने पर एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं महागठबंधन में अब कई तरह से ताल ठोकी जा रही है। टिकट न मिलने की नाराजगी खुलकर जाहिर हो रही है। खासकर आरजेडी में काफी लोग भड़के हुए हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिली। ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव पैसे लेकर टिकट बांट रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी अभी तक कई सीटों पर उलझन बनी हुई है, और इन बातों को लेकर एनडीए खेमे के कई नेता महागठबंधन की खिंचाई कर रहे हैं कि जो गठबंधन नहीं चला पा रहे हैं वो सत्ता कैसे चला पाएंगे। इस बयान का एक मतलब यह भी है कि एनडीए भी कहीं ना कहीं यह मानकर चल रहा है कि उसके हाथ से सत्ता निकल रही है और महागठबंधन जीतने की तरफ बढ़ रहा है, और ऐसे में यह बयान देना लाजिमी है। वैसे महागठबंधन के लोग भी अब यह दावा कर रहे हैं कि कहीं कोई बाहरी ताकत है जो गठबंधन को तोड़ना चाहती है। पप्पू यादव ने जो कहा है, जरा उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। पप्पू यादव स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन वो सीधे सीधे महागठबंधन के अंदर जो कुछ चल रहा है इस पर अपनी बात रख रहे हैं। सुनिए जरा पप्पू यादव को। पप्पू यादव जी बताइए, अभी तक जहां पर कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कल तक। कांग्रेस अपना गठबंधन नहीं ना तोड़ रही है, वो निभाती है ना। कांग्रेस की तरफ से कोई फ्रेंडली फाइट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, आरजेडी कांग्रेस कौन कितनी सीटों पर चुनाव, अभी तक तो कोई कंफर्म ही नहीं हुआ। भैया आप बेफिक्र रहें, सारा कंफर्म हो गया। कल के बाद आपको सब कुछ सामने आएगा। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन के लिए जनता ठीक है। लेकिन आप बोल रहे वहाँ फ्रेंडली फाइट 10 ऐसे सीट है जहाँ पर उधर कांग्रेस भी उम्मीदवार उतारे हुए, इधर आरजेडी। कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ने नहीं उतारा है। आरजेडी वैशाली लालगंज किसकी सीट थी? ये बहुत गलत किया। हमको तो लग रहा कि गठबंधन को तोड़ने में कोई बड़ी ताकत लगी हुई है। कौन ऐसी ताकत है? पता नहीं और कांग्रेस ही ना। किस डर के कारण हम लोग गलती कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोई गलती नहीं कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व तो अत्यंत पिछड़ी जाति और दलितों को आगे बढ़ा रही है, और यदि आप दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति पर कैंडिडेट देंगे, मेरे ही अनरिस्पेक्ट को कमजोर करेंगे। बिना कांग्रेस की सरकार बना लेंगे आप। बिना कांग्रेस का कोई आदमी मुख्यमंत्री होगा। आज जो आप कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी जाति है, ये सही नहीं है। अभी तक तालमेल नहीं बैठा है महागठबंधन में, इसलिए तो वही पूछ रहे कि आप लोग अभी तक। बिल्कुल तालमेल है। हमारे नेता गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, गठबंधन धर्म को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई गठबंधन अत्यंत पिछड़ी जाति, जैसे लालगंज में आपने बाहुबली और धनबलू को दे दिया, काय धनपशु को देंगे आप? क्यों? आप बेफिक्र हैं, लड़ाई आर पार। कैसे फिर आप एनडीए के खिलाफ, कैसे फिर आप? जनता है ना हमारे साथ। जनता कई कदम आगे बढ़ के है। जनता कह रही है कि अब आपके साथ। अच्छा, जेएमएम भी, वो भी 6 सीट पर अब बिहार में चुनाव लड़ेगी। जेएमएम के साथ गठबंधन करना चाहिए 3 से 4 सीटों पर। मैं लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है। ये पुरानी परंपरा और आदत को छोड़िए। ये चुपके से गठबंधन धर्म को के खिलाफ सिंबल दे देना, ये आदत छोड़िए, ये सही नहीं है। सीखिए और लोगों से, और जेएमएम को गठबंधन में रखिए। तो सुन रहे थे यहां पप्पू यादव को। पप्पू यादव कह रहे हैं लालू प्रसाद को कि सावधान रहिए, और सावधान कर रहे हैं कि पुरानी गलती न दोहराएं आप। अब देखना होगा दोस्तों कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इस सलाह को कितना मानते हैं। वैसे पप्पू यादव का यह दावा है कि
कांग्रेस के बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगा। काफी हद तक सही है यह दावा। राहुल गांधी ने वोट चोरी की मुहिम को जिस तरह आगे बढ़ाया है, उसका काफी गहरा असर बिहार पर पड़ा है। और इसका उदाहरण आप अमित शाह के भाषणों, नरेंद्र मोदी के भाषणों से सुन सकते हैं, बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के भाषणों, उनके बयानों से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अमित शाह कल जिस तरह से बिहार में ही बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो वोट चोरी का हल्ला मचा रहे हैं, वो जानते हैं कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा और यही कारण है कि उनकी बौखलाहट है। यहां पर साफ साफ जो बातें हो रही हैं ये अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह ने यह भी कहा है कि भाजपा इस बात का पुरजोर समर्थन करती है कि पूरे देश में एसआईआर लागू हो और चुन चुनकर घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाया जाए। यहां साफ साफ कह रहे हैं। इस बयान से अमित शाह ने जाहिर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एसआईआर का भविष्य बीजेपी ने तय कर दिया है। वहीं घुसपैठियों को लेकर भी अमित शाह ने अपनी कमजोरी मान ली है। अमित शाह ने यहां कहा है कि लुटियंस दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं है कि सीमाएं कैसी हैं। बांग्लादेश से लगी सीमा पर घने जंगल और तेज नदियां हैं जो मानसून के दौरान उफान पर होती हैं। बाढ़ लगाना असंभव है और 24 घंटे निगरानी भी। सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की नावें भी अक्सर बह जाती हैं। ये सारी बातें बता रही हैं कि अमित शाह अपनी नाकामी का ऐलान तो कर रहे हैं लेकिन बहानेबाजी के साथ कर रहे हैं। यानी बिहार में एसआईआर और वोट चोरी दोनों को कांग्रेस मुद्दा बना चुकी है और जनता इसी आधार पर वोट करेगी, ये बात बीजेपी समझ रही है। इसीलिए अब हमले किए जा रहे हैं और सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमले किए जा रहे हैं। आप देखिए बहुत मजेदार यहां पर है दोस्तों कि चाहे नरेंद्र मोदी कहीं भी जा रहे हैं, 2 दिन पहले अभी नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में थे, वहां भी वो कांग्रेस पर हमला कर रहे थे। अमित शाह बिहार में हैं और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर पिछली बार आई थी, वो पार्टी थी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके मुखिया हैं लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव। उन पर हमला न कर सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का मतलब क्या है, आप समझ रहे होंगे। मतलब यह है कि राहुल गांधी ने नब्ज सही जगह पे पकड़ ली है। यानी राहुल गांधी वोट चोरी को जो उन्होंने मुद्दा बना दिया है, उस मुद्दे को भटकाना, उस मुद्दे से जनता को अलग निकालना बहुत बड़ी, यहां पर कहें तो टेढ़ी खीर है बीजेपी के लिए। और इसलिए यह चुनाव फंसा हुआ दिखाई देता है बीजेपी को। और ऐसे में तरह तरह की चीजें सामने रखी जा रही हैं। एक तरफ यह रखा जा रहा है कि एसआईआर पूरे देश में लागू होगा और एसआईआर इसीलिए कांग्रेस पार्टी या विपक्ष या इंडिया गठबंधन रुकवाना चाहता है क्योंकि वो घुसपैठियों को देश में बसाना चाहता है। एक बात इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर बिहार के संदर्भ में इंडिया गठबंधन अभी भी इतनी सारी चीजें सामने हैं, उसके बाद भी इंटैक्ट है। इंटैक्ट कैसे है? कह सकते हैं कि सिरफुटवल तो है, लेकिन सिरफुटवल होगा। यह सिरफुटवल कहां है? यह दो दलों के बीच नहीं है, एक दल के अंदर ही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो। यहां पर माले अपने आप में वो पाक साफ, उसने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर के आगे, घर के आगे, लालू प्रसाद के घर के आगे भले कोई कपड़ा फाड़े, शर्ट फाड़े या कोई नाच दिखाए या कुछ और करे, लेकिन वो अपने लिए इंडिविजुअल टिकट की बात हो रही है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी में भी है। कोई ये कहता है कि अभी अभी आए हैं और 2012 में राहुल गांधी को गालियां दे रहे थे, लेकिन आज उनको टिकट दे दिया गया। ये भी कांग्रेस के अंदर खाने हैं। अब रही बात कुछ सीटों पर, 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है, लेकिन उसके लिए भी कहा यह जा रहा है कि वहां भी फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। वहां पर परिस्थितियां वैसी ना हो जाएं जैसी चिराग पासवान की एक सीट के साथ हुआ। यानी चिराग पासवान की कैंडिडेट सीमा सिंह बाहर हो गई, मैदान से बाहर उन्हें होना पड़ा। इसलिए होना पड़ा क्योंकि उन्होंने नॉमिनेशन गलत दाखिल किया था। ऐसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए भी वहां अभी इंतजार कीजिए। कल 20 तारीख पहले फेज के लिए पहला जो पड़ाव है, जहां नाम वापसी की आखिरी तारीख है, और उसके बाद सेकेंड फेज के लिए 23 तारीख 23rd ऑफ दिस मंथ यानी अक्टूबर, ये आखिरी पड़ाव है सेकेंड फेज के लिए। इसके बाद सामने आएगा कि कहां किसके पास क्या है। लेकिन यहां जो आगाह कर रहे हैं
पप्पू यादव वो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि लालू प्रसाद को जो पिछले पुराने जमाने की राजनीति करते आ रहे हैं उस राजनीति से भी बाहर निकलना होगा। और इन सब के बीच एनडीए में भी बीजेपी, और बीजेपी जिस भूमिका में यहां है, एक बात और महत्वपूर्ण यहां आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद अपने तमाम साथियों के बीच आऊंगा। भूमिका यह है कि अभी तक आप देखिए, चाहे अभी नरेंद्र मोदी लगातार अगले 7-8 दिन तक बिहार के अलग अलग कोने में आपको भाषण देते हुए दिखाई देंगे। 3 दिन तक ऑलरेडी डेरा डाले रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह, और वो भी सीधे हमलावर रहे राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर। आखिर कारण क्या है? क्या डर सता रहा है? क्या राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से परेशान है एनडीए, परेशान है बीजेपी? इन सब की चर्चा करते हैं, और चर्चा करेंगे कि किस तरह बिहार में दीपावली पर होने लगी है सियासी आतिशबाजियां, और इस आतिशबाजियों के बीच, जो धमाकों के बीच, आखिर कैसे महागठबंधन से डर गए हैं अमित शाह। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, जयशंकर गुप्ता जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है, इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। कल दिवाली है देश में, आज छोटी दिवाली मनाते हैं। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। लेकिन सीधे सीधे आना चाहता हूं सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास। कल जब आपसे बात हो रही थी तो बीच बीच में रुक रुक के, कट कट के आपसे बात हो पा रही थी, क्योंकि आप देश के सबसे सुविधाजनक ट्रेन में की सवारी कर रहे थे और पटना से दिल्ली आ रहे थे। उस ट्रेन का नाम है वंदे भारत, और उसमें उस बोगी में सिर्फ आप और आपके साथी थे। तो समझ में आता है कि ट्रेन में कितनी भीड़ है, और वंदे भारत जैसी ट्रेन में। लेकिन आप अगर दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर देखिए, मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर देखिए, कोलकाता, चेन्नई, इन सब के स्टेशनों पर देखिए, पिछले 2-3 दिनों से कई लोगों के दब के, कुचल के, गिर जाने से मौत की खबर भी है। और इन सब के बीच अगर आप दिल्ली में ही आनंद विहार टर्मिनल पर चले जाइए, या और कहीं आईएसबीटी पे चले जाइए, तो वहां देखिए कैसे लोग कंधे पे, सिर पे गठरी बांधे हुए या बक्सा और बाकी चीजें उठाए हुए कैसे अपने घरों को जाने के लिए वो बेताब हैं, लेकिन उनके सामने कोई चारा दूसरा है भी नहीं। तो एक वो हिंदुस्तान दिखाई देता है, और एक हिंदुस्तान कल आप दिखा रहे थे जिसमें सिर्फ उस बोगी में आप 2 थे, और यही हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी बनाना चाहते हैं 2047 का विकसित भारत। लेकिन आइए, विकसित भारत की बात तब करेंगे जब बिहार उनके लिए विकसित बनेगा, यानी बिहार की जनता उनके पक्ष में वोट देगी। आप लौट के आए हैं, क्या लगता है आपको कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार नीतीश बाबू और उनके गठबंधन यानी नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता पर काबिज कराना है, ताकि नरेंद्र मोदी की दिल्ली की कुर्सी बची रहे? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, दिवाली और छठ के समय बिहार में लोगों का एक घर वापसी होती है, यानी अपने अपने घर आते हैं, और चूंकि ये चुनाव का माहौल है तो इस समय उनका घर में लौटना और उनका वोटिंग सिस्टम में वो शामिल होते हैं, तो उनका शामिल होना ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बड़ी बात। जैसे ही हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे कल देर रात 12:30 बजे के करीब, तो हमने देखा रेलवे स्टेशन से ठीक बाहर बहुत बड़ा पंडाल जो है एक व्यवस्था थी, जहां लोग नीचे में सो रहे थे। बड़ी संख्या में रात में भी लोग थे। कहने का मतलब ये है कि बिहार लौटने वाले लोग दिल्ली के स्टेशन पर किस तरह से होते, कोई भी जाकर देख ले। ऐसे समय में वंदे भारत जैसी ट्रेन, निश्चित रूप से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जो खाली ढंढना करके लौट रही हो। एक तरफ मान लीजिए खाली है, दूसरी तरफ से अगर मजबूरी में लोग ज्यादा पैसा देकर जा भी रहे हैं, तो भी वो मतलब एक तरह से वो लग्जरी भारत की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत की इसके बजाय कई एक ट्रेनें जो है इसमें इस समय इस्तेमाल की जानी चाहिए, ताकि वो लटक करके, झटक करके जो असहज स्थिति में यात्रा होती है वो ना हो। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि इस चुनाव में लोगों का मूड क्या है। एक मूड तो अमित शाह जी ने खुद बता दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे,
और अगर उनकी पार्टी जीतेगी, एनडीए की जीत होती है, तो विधायक दल तय करेगा कि कौन नेता होता है। तो विधायक दल नीतीश कुमार को चुन भी सकता है, चुन नहीं भी सकता है। ये बात अमित शाह के बोलने का मतलब है। तो जो मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, जिनको लाल कृष्ण आडवाणी ने पसंद किया था, जिनका डीएनए खराब है, फिर भी बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बाध्य रहती है, और जो नेता मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे कहते थे नीतीश कुमार, फिर भी वो उनका समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बने रहे हैं। अब आगे ये कंटिन्यू नहीं होगा, इसका ऐलान किसी और ने नहीं, खुद अमित शाह जी ने कर दिया है। दूसरी बात है कि ये कहा जाता है कि एसआईआर या वोट चोरी आम लोगों के बीच मुद्दा है या नहीं है, कई लोग हमसे भी पूछते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो इस बात को समझ करके ईमानदारी से बता पाना कि पूरी देश के मतदाताओं, बिहार के मतदाताओं में वोट चोरी मुद्दा है और मतलब डोमिनेटली मुद्दा है, ये बता पाना बहुत मुश्किल काम। लेकिन एक लहर होती है, एक चावल का दाना होता है जिसको देखकर समझ लिया जाता है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं। वो जो हमें देखने और समझने और सूंघने का अवसर मिला है, उसमें लोगों को ये विश्वास हो चला है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बारंबार जो चुनाव जीत कर आ रही है, वो वोट चोरी से चुनाव जीत कर आ रही है। तो बिहार में भी ऐसा हो सकता है। भाई कुछ भी कर लीजिए, अगर वोट ही चुरा लेंगे तो आपका बोलने का क्या मतलब होगा, आपके घूमने का क्या मतलब होगा, ये बात अपोजिशन से नेता, आम कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई वोटें चोरी हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यहां पर भी राहुल गांधी ने जनता को समझाया है, एक बात बतलाई है कि वोट चोरी हम होने नहीं देंगे, और इसके लिए उन्होंने जो भी लड़ाई लड़नी चाहिए, जागरूकता वाली लड़ाई, कानून की लड़ाई, सड़क पर लड़ाई, सब लड़ रहे हैं। कहीं आशा कहीं निराशा है, और ये आशंका बनी हुई है कि क्या वोट चोरी से बिहार दूर होगा। तो वोट चोरी के बारे में कई लोग पत्रकार जगत में, खास करके गोदी मीडिया में तो और भी ध्यान दिला करके कि वोट चोरी तो कोई मुद्दा ही नहीं है, किसी को तो कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन यही बात तब भी कही जाती थी, याद कीजिए लोकसभा का चुनाव था, कि संविधान क्या होगा मुद्दा, संविधान तो कोई मुद्दा ही नहीं है, संविधान से क्या रोजी रोटी मिलता है। राहुल गांधी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मूल मुद्दों से हटा के लोगों को संविधान पर ले जा रहे हैं। आम जनता को क्या मालूम संविधान क्या है, लेकिन राहुल गांधी ने बताया था संविधान का मतलब बाबा साहब अंबेडकर, संविधान का मतलब बिरसा मुंडा, संविधान का मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानी, संविधान का मतलब पूरा हमारा अतीत, गौतम बुद्ध भी संविधान, यानी उनके विचारों को लागू करें, वो इनके विचार ही अवतरित हुए हैं संविधान में। इसलिए संविधान बचा तो आपका अधिकार बच जाएगा, संविधान नहीं बचा तो आपकी नौकरी नहीं बचेगी, संविधान नहीं बचा तो आपका आरक्षण नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचा तो आप बराबरी का हक पाने का अधिकार भी खो देंगे। ये बातें जो उन्होंने की, तो वो ट्रांसलेट हुई कि नहीं हुई, आज ये सवाल किया जाना चाहिए। क्या पूरे देश में जो 240 पर एनडीए बीजेपी सिमटी, वो क्या था, 400 पार को 240 में समेट दिया गया, ये था संविधान मुद्दा जनता के बीच था, जिसको मीडिया और सब लोग इनकार कर रहे थे, नकार रहे थे कि ये मुद्दा ही नहीं। ठीक वैसे ही वोट चोरी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मेरे पास ऐसा अभी कोई सबूत नहीं है बताने का कि वोट चोरी जनता के बीच मुद्दा है। हम बस चावल का दाना देखकर बता रहे हैं कि वोट चोरी मुद्दा है, लेकिन जब ये ट्रांसलेट होगा तो नजर आएगा कि वोट चोरी बिहार का वैसे ही बड़ा मुद्दा है जैसे संविधान लोकसभा चुनाव में था, और उत्तर प्रदेश में तो डंके की चोट पर बजा दिखा, समझ में आया। जी राजीव जी, आप बहुत सही बात कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहे हैं कि जैसे संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया जिसके बारे में लोगों ने उम्मीद नहीं की थी,
वैसे ही एक बड़ा मुद्दा ऑलरेडी जन जन तक पहुंच चुका है, वो है वोट चोरी। और इसलिए बिहार की जनता इसको लेकर सतर्क है और ये रिफ्लेक्ट होगा 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत जी भी लौट के आए हैं पटना से ही, बिहार से, पटना नहीं बल्कि बिहार से लौट के आए हैं। और प्रशांत जी, आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगा जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ऐसे में अगर सामने घुसपैठिया वर्ड लेकर आते हैं अमित शाह, तो कितना काउंटर कर पाते हैं वोट चोरी को? देखिए, घुसपैठिए का तो जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया। चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। जो 27-28 लोग मिले, और उसमें भी आप देखिए कि जो सीमांचल की बात हुई, सीमांचल में भी जिनको घुसपैठिया बताया विदेशी नागरिक, उन सब के नाम जो है, अधिकांश लोगों के नाम लिस्ट में आ गए। तो वोट चोरी एक मुद्दा जरूर है, लेकिन जो मैंने देखा बिहार में कि अब इसको लेकर बिहार में पैनिक नहीं है। अब लोग इसको काउंटर करने की रणनीतियां बना रहे हैं। और रणनीति क्या है? रणनीति सिर्फ इतनी है कि पोलिंग बूथ पर मोबिलाइजेशन किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पे तमाम लोगों का काम हो रहा है। तो वोट चोरी एक, अब सवाल ये कि जो दो चीजें उसमें हुई हैं। जो SIR हुआ, 65 लाख या 69 लाख लोगों को हटाया गया, और 21-22 लाख लोग जोड़े गए। जो लोग हटाए गए हैं उनमें से अधिकांश, बहुत से लोगों ने अपने नाम जुड़वाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वो बड़ा मुद्दा वहां पे अब नहीं बन पा रहा है। लेकिन जो जिसमें सस्पेंस है कि ये जो नए लोग जोड़े हैं ये कौन है, और इसमें 4.5 लाख 4 लाख से ऊपर वो लोग हैं जो फॉर्म 6 के जरिए नहीं गए हैं जी। लेकिन जरा जमीन पर हम 2-3 बातें राजीव जी बात करते हैं, वोट SIR और वोट चोरी के अलावा भी जो क्या है। देखिए, बिहार जो है वो सामाजिक न्याय की जमीन है, और उसमें एक बात बहुत स्पष्ट इस इलेक्शन में दिखाई दे रही है कि EBC जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो नीतीश कुमार ने OBC में से 36% को निकाल के बनाया, वो जो है अब नीतीश कुमार की मोनोपोली नहीं है। अब उसमें उनका एकाधिकार नहीं है। और अगर आप RJD और कांग्रेस की अब तक की 54 की लिस्ट आ चुकी है कांग्रेस की, तो 54 की लिस्ट अगर कांग्रेस की देखेंगे और RJD की लिस्ट देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में EBC को भी जगह मिली है जी। तो अब ये जो EBC है राजीव जी, ये किंग मेकर है। यही फ्लोटिंग वोटर होगा जो कि बदलेगा। अब इसमें कांग्रेस की तरफ से क्या हुआ है कि सितंबर में 25 सितंबर जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है, यानी अब से लगभग 1 महीने पहले ही EBC का डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया था कांग्रेस और RJD ने मिलकर जी। EBC न्याय संकल्प, अब जिसमें वो बिहार का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन, नौकरी, कंपटीशन, इन सबको प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जो है वो रिजर्वेशन की बात हुई थी, हो चुकी है। इस पे कानून लाकर रिजर्वेशन को लागू करने की बात हो रही, यानी जो एक लेबल लग जाता है जो बीजेपी अक्सर बीजेपी की सरकारें करती हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल, योग्य कैंडिडेट नहीं मिले और वो रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी छूट जाती है। इस पे अब कानून बनेगा, ये उन्होंने वादा कर दिया। तो वो EBC की बहुत बड़ी जो एक मांग है कि नौकरियां, आरक्षण और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी आरक्षण, प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण, और उसके अलावा एक और बात जो बहुत उसमें डॉक्यूमेंट में आती है, जिसमें 50% रिजर्वेशन ठेकों पर है, 25 करोड़ के ठेकों तक, जिसमें SC, ST और EBC और OBC सब है।
तो ये जो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने किया है, इसका जवाब अभी बीजेपी के पास नहीं है। सिर्फ ये जवाब है कि नीतीश कुमार के पास ट्रेडिशनली ईबीसी जाते रहे हैं, लेकिन इस पूरे मुहिम में बड़ी सेंध मारता हुआ दिखाई दे रहा है इस 36% में। अब ये 36% का जो स्लाइस है ईबीसी का, ये जितना मान लीजिए कि 10% भी अगर कामयाब हो जाते हैं काटने में महागठबंधन, तो उनका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। क्यों एडवांटेज होगा? क्योंकि 18% मुस्लिम और 27% जो है ओबीसी, ये मिलाकर 45% होता है। इस 45% का बड़ा साइज महागठबंधन के पास ऑलरेडी है। अब इसमें अगर ईबीसी भी जुड़ता है तो उनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रांग बनेगा। तो इसलिए अभी एनडीए के पास मुद्दों के आधार पर बात करने का, यानी अगर आप अमित शाह की बात भी अगर आप देखें या मोदी की बात देखें, तो जो अमित शाह वहां पे कह रहे हैं वो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी 20 साल की सरकार चली, उसमें क्या किया गया, अगले 5 साल वो क्या करने जा रहे हैं कि बिहार को जो है वो महाराष्ट्र या पंजाब या गुजरात या किसी और राज्य के, तमिलनाडु के बराबर लाके खड़ा करेंगे, उसकी योजना क्या है उनके पास, इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये ईबीसी डॉक्यूमेंट है, ये अभी कांग्रेस के प्रचार में उतना नहीं दिखाई देता, लेकिन ये बड़ा सॉलिड काम हुआ है। अगर ये संदेश नीचे तक जाएगा तो 45% में जो भी ऐड होगा वो महागठबंधन की एडवांटेज बनेगा। जी राजीव जी जी बिल्कुल, महागठबंधन की एडवांटेज और ईबीसी की बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कह रहे हैं। जल्दी से जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रफुल्ल जी और अमलेंदु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, सबसे बड़ी चीज कि आज से महीने भर पहले हमने देखा मुद्दा जो है वो वोट चोरी का, और ऐसा लग रहा था पिछले 5-7 दिनों से कि वोट चोरी का मुद्दा शायद समाप्त हो चुका है, लेकिन 3 दिनों की यात्रा पर जैसे ही पहुंचे थे अभी अमित शाह जी, और उसमें उन्होंने टेलीविजन चैनल्स, कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिए उनके अलग अलग कार्यक्रमों में, और उसमें भी और नॉर्मल बयानों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा अंदर तक तो गया है, तभी बार बार वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इनके बयानों में। कैसे देखा जाए वोट चोरी बनाम घुसपैठिया, और कैसे देखा जाए यहां पर तैयारियां दोनों गठबंधनों की? पहली बात तो यह है कि अमित शाह जी की विद्वता और बुद्धिमत्ता के बारे में मुझे तो कोई शक नहीं है। उनको लगता है कि मूर्खतापूर्ण बात करने से ही कोई अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। जिस ढंग से बातें वो कर रहे हैं जाकर के बिहार में, अब उन्होंने कहीं कह दिया कि साहब वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 का विरोध किया था संविधान में जोड़ने के लिए। अब 370 कब जुड़ी थी संविधान में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन कब हुआ, ये अमित शाह जी को जानना चाहिए, लेकिन अब वो नहीं जानना चाहते हैं। बिहार में जो घुसपैठियों की बात हो रही है, जैसा भी प्रशांत भी कह रहे थे, भाई चुनाव आयोग में तो अभी तक कभी बताया नहीं कि नहीं साहब इतने घुसपैठियों को बाहर किया गया है या इतने घुसपैठिए थे यहाँ पे, तो इनको कैसे पता है कि वहां घुसपैठिए थे? घुसपैठिए हैं, मैं भी मानता हूं कि घुसपैठिए हैं। वो घुसपैठिए हैं जिनको भाजपा के लोगों ने नया मतदाता वर्ग बनाया है, जो पड़ोसी राज्यों से, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों से, झारखंड के कुछ इलाकों से, जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, उनको जो मतदाता सूचियों में नाम जोड़ा गया, ये घुसपैठिए हैं। सच बात तो ये है। और दूसरी बात यह है, अच्छा एक उन्होंने और बात कही, कहा कि साहब जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां घुसपैठ नहीं हो रही है। तो बिहार में किसकी सरकार चल रही है 20 साल से भाई? अगर 2-3 सालों को छोड़ दिया जाए तो किसकी सरकार चल रही है? भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? दिल्ली में किसकी सरकार रही है? अभी तक एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं बता सके आप। और इतने सालों से आप राज कर रहे हैं, 11 सालों से केंद्र में कर रहे हैं, और इतने सालों से आप अन्य राज्यों में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बिहार में 20 साल से हैं, झारखंड में भी आपकी सरकार आती जाती रही है। तो क्यों नहीं आपने घुसपैठियों की पहचान करके उनको बाहर करवाया?
लेकिन नहीं, वो चूंकि जो इशू का बुमरैंग कर जाता है, लेकिन अब वो पता नहीं नीतीश कुमार से कोई बदला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। झारखंड में भी जिस ढंग से इन्होंने आरोप लगाए थे मोदी जी ने और उनके निशिकांत दुबे ने और इन लोग सारे लोगों ने कि साहब घुसपैठी आकर बस गए हैं, अब तो आपकी बहन बेटियों की इज्जत भी लूट लेंगे और क्या कर लेंगे, जमीन जायदाद हड़प लेंगे, ये सब कर लेंगे। उसके बावजूद ये हार गए थे वहां झारखंड में। तो बिहार में भी मुझे लगता है कि इस मामले में कोई बहुत बात नहीं बनेगी। अब जब प्रधानमंत्री कह देते हैं कि साहब इसी बिहार में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला पाकिस्तान में है लेकिन अब उनको था कि नहीं साहब बिहार में ही है। प्रधानमंत्री जी कह गए कि साहब चंद्रगुप्त तो गुप्त वंश के थे, या सिकंदर का दीन इलाही का बेड़ा यही पटना के पास आबे गंगा में डूबा था। जब इतनी विद्वतापूर्ण बातें प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो उनके सिपहसालार पीछे क्यों रहे इस मामले में? वो लगातार कब एक बार तो मैं सुन रहा था, कहीं देखा मैंने कि वो पार्लियामेंट में भाषण हो रहा उनका, उन्होंने कहा कि साहब सरदार पटेल विरोध करते हुए 1960 में आकाशवाणी भवन तक पहुंच गए थे। महिमा न्यारी है। तो खैर ये सब चीजें तो हैं, मतलब उसमें तो विद्वता में कंपटीशन चल रहा है, वो ठीक अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वोट चोरी का मामला है वो इशू तो कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। अब ठीक है बहुत लोगों के नाम वापस हो गए, लेकिन इशू अगर नहीं बनता तो क्या होता? अगर राहुल गांधी ने इसको इशू नहीं बनाया होता या वोट अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा अगर नहीं निकाली होती तब क्या होता? तो 65 लाख तो गायब ही हो गए थे ना नाम। तो एक इशू तो रहेगा, लोगों को ये तो लगेगा कि नहीं साहब कोई ना कोई हमारे साथ खड़ा है जिसने हमारी रक्षा की, हमारे वोट के अधिकार की रक्षा की। वो इशू उस ढंग से भी रहेगा। और जो नए वोटर शामिल हुए हैं इनके लिए अगर राजनीतिक दल महागठबंधन के जो शामिल घटक दल हैं, ये इनके कार्यकर्ता अगर तत्परता के साथ, सक्रियता के साथ, सचेत होकर के पूछे जाकर के कि हाँ भाई साहब इनका जरा दिखाइए, आप जो 12 कार्ड निकाल 12 प्रमाण पत्र मांगा था उसमें कौन सा है जो इनको बिहारी साबित करता है, ये आप दिखा दीजिए तो हो सकता है कि मामला वही खुल करके आ जाएगा। लेकिन दूसरी बात जो है राजीव जी, जैसे है तैयारियों की बात है, तो दोनों गठबंधन जो हैं एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जिताने की होड़ में लगे हुए हैं। एनडीए लगा हुआ है कि साहब कैसे भी तेजस्वी यादव की सरकार बन जाए, महागठबंधन लगा हुआ है कि कैसे भी भाजपा और जनता दल यू के एनडीए की सरकार बन जाए। दोनों ने वैसे मतलब गजब गजब का खेल हो रहा है। अमित शाह गोलमोल बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि साहब उस समय भी इनके बहुत कम विधायक थे, नीतीश कुमार के 2020 में भी, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था। और अभी भी जब होगा तो फिर वही होंगे, लेकिन नेता का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल के लोग करेंगे। ठीक बात है, साफ साफ नहीं कर रहे हैं। साफ कहने में क्या गुरेज है कि भाई ठीक है सरकार बनेगी, इस बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, गोलमोल कर रहे हैं। महागठबंधन में सबको मालूम है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है राजद है, सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री उसी का बनेगा। लेकिन ये घोषणा नहीं हो पा रही है कि साहब महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। अब जिस ढंग से टिकटों का बंटवारा हुआ है, मतलब महागठबंधन के लोगों को कम से कम एक बार तो बताना चाहिए था एक मंच पे आकर के, यहाँ साहब इतनी सीटों पे सहमति बनी है, इतनी पे कांग्रेस लड़ेगी, इतने पे आरजेडी लड़ेगी, इतने पे वीआईपी और सीपीआईएमएल या सीपीआई सीपीएम के लोग लड़ेंगे। वो एक साथ घोषणा नहीं कर पाए। टिकटों के वितरण में जो लग रहा है, अब शरद यादव के बेटे को टिकट नहीं दिया है इन लोगों ने। मधेपुरा से पिछली बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया, कहा गया कि अगली बार तुमको विधानसभा का लड़ाएगा, चुनाव लड़ाया जाएगा। इस बार फिर मधेपुरा से शांतनु यादव का टिकट कट गया। अब इसको कैसे आप दे सकते हैं? शरद यादव जो कभी लालू यादव के सरपरस्त होते थे, उनके वजह से इनकी राजनीति चमकी थी, तो लेकिन अब उनके बेटे का टिकट काट दिया। इसी तरह से बहुत सारी और भी बातें हो रही चल रही हैं। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आपने अपना उम्मीदवार दे दिया। अभी पप्पू जो कह रहे थे लालगंज के बारे में, तो हो सकता है कि ये आगे चल करके मेरे ख्याल से 2-4 दिन के अंदर ये सेटल हो जाएगा। दबाव बढ़ाने की राजनीति भी हो सकती है। भाई कांग्रेस भी तो अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर कर रही है, नहीं बता रही है, तेजस्वी यादव के नाम पे मोहर नहीं लगा रही है, तो हो सकता है इस तरह का कुछ अंदर खाने चल रहा होगा, पता नहीं। मतलब अभी तक तो कांग्रेस 54 सीटें ही डिक्लेयर की है, और जबकि उनको कितनी मिली है ये भी नहीं मालूम है, 61 मिली है कि 63 मिली है कि 58 मिली है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो ये है। उसी तरह से अब देखिए जनता दल यू के कैंडिडेट लोजपा के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, हम के कैंडिडेट के खिलाफ कोई और लड़ जा रहा है चुनाव।
तो ये आपस में जो जिस तरह का चल रहा है वो ऐसा। लेकिन एक बात है राजीव जी कि नूरा कुश्ती कभी कभी बहुत गंभीर हो जाती है। नूरा कुश्ती में जब आप चल देते हैं तो फिर बाद में जो अखाड़े में पहलवान होता है ना, वो कहने पर भी फिर वापस नहीं मुड़ता है, वो फिर भिड़ जाता है। अब उसमें जो जो हो, जिसका नुकसान हो वो समझे उस बात को। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन बिहार की जनता बेरोजगारी के सवाल पे, भ्रष्टाचार के सवाल पे, भ्रष्टाचार तो मतलब इतना तो शायद कभी किसी रिजीम में 1952 से लेके 52 को तो हमने नहीं देखा है, लेकिन 60 के बाद से हम वो संभाल लिए थे। हमको थोड़ा थोड़ा जो याद आता है, इतना भ्रष्टाचार चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, कभी भी नहीं था। मतलब संस्थागत रूप ले चुका है भ्रष्टाचार। ये हालत हो गई है। बेरोजगारी का सवाल देख रहे हैं, जिस तरह से नौजवानों को वहां पिटाई हुई है, पेपर लीक कराए गए हैं, इसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और दूसरा यह है कि नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए का जो चारा फेंका हुआ है महिलाओं का, अमित शाह जी ने तो उसको थोड़ा बहुत साफ कर दिया कि भैया वो लोन है, लोन 2 लाख रुपए की बात होनी है और उसे उसको क्या उद्यमिता शामिल करना होगा, जीविका दीदी और ये बनेगी वो बनेगी। तो उसको लेकर के भी लोगों में संदेह हो गया कि भैया लगता है कि 10,000 ये चुनाव के बाद में वापस कर लेंगे, सब मांगेंगे, कहेंगे भैया अगर आपने कुछ शुरू नहीं किया तो फिर वापस हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। जनता में असंतोष है, 20 वर्षों का इनकम्बेंसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर महागठबंधन इस स्थिति को नहीं भुला सकता है, अगर उसके बावजूद सरकार नहीं बनती है, तो इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार इसका ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, जैसा 2020 में हुआ था। मैं बार बार चेतावनी बार हर बात में कहता रहा हूँ, हर बार यहाँ पर भी कहता रहा हूँ मैं, कि अगर महागठबंधन को कोई नुकसान हुआ तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका ओवर कॉन्फिडेंस होगा। जी राजीव जी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है बहुत बड़ा दुश्मन अगर यहाँ गड़बड़ियां जो जिस ढंग से दिखाई दे रही हैं तो। लेकिन प्रफुल्ल जी आप कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात यहाँ कि क्या आपको कहीं से ये सूचना मिली कि घुसपैठिए बहुत आ गए हैं बिहार में? क्योंकि लड़ाई तो बीजेपी बार बार घुसपैठियों की तरफ ले जाना चाहती है। और चूंकि आप कोलकाता में बैठे हुए हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं और आप बिहार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कलकत्ता में ऑलरेडी ममता दीदी ने कह दिया है कि यहाँ SIR नहीं चलने देंगे हम, और जबकि बिहार में SIR को चलाकर करके और अपनी पीठ थपथपाकर चुनाव आयोग उसे पूरे देश में लागू करना चाहता है। और इन सब के बीच बीजेपी का कहना है कि SIR कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के नेता इसलिए नहीं चाहते हैं, दल इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उसके जरिए घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना के बैठाए हुए हैं, जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं। क्या यहाँ की लड़ाई, बिहार की सियासत घुसपैठियों के इर्द गिर्द रहने वाली है, ऐसा लगता है आपको? घुसपैठिया कोई बड़ा मुद्दा बनेगा, ये अपने बयान में बोलते रहते हैं, क्योंकि एक नकली दुश्मन खड़ा करके उस पर तीर चलाते रहते हैं। ये घुसपैठिया बिहार में कहाँ, इनको 3 जिला में जो सीमांचल के जिले हैं, लगभग 100 के आसपास के आदमियों को इन्होंने संदिग्ध बताया है। और उसमें भी अभी फैसला हुआ नहीं है कि इनका नाम हट जाना चाहिए या उसमें नहीं रहना चाहिए। बाकी तो जो नाम इन्होंने काटा है और जानबूझ के काटा है, और किसी को भी घुसपैठिया इन्होंने डिक्लेयर तो किया नहीं। देखिए सर, एक बात जो बार बार आ रही है सामने में कि गठबंधन के धर्म का क्या होगा या गठबंधन की राजनीति का क्या होगा, कांग्रेस के सामने क्या चुनौती है? क्योंकि मुझे SIR निश्चित रूप से एक मुद्दा है। क्यों नहीं मुद्दा होगा? SIR में हाँ ये जरूर है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं गया SIR के कारण, और उनका प्रभाव तो चुनाव पर पड़ेगा नहीं। अगर वो साइलेंट रह जाते हैं, पैसिव रह जाते हैं, तो क्योंकि उनका नाम ही कट गया है। लेकिन जिन लोगों का नाम शामिल है उन लोगों के मन में भी मुद्दा है, और जो खामियाजा लोगों ने उठाया है तो वो मुद्दा होगा। लेकिन इस देश ने नोटबंदी के समय में और कोविड के समय में भी जो है उसका जो इम्पैक्ट जिस ढंग से चुनावी राजनीति पर पड़ना चाहिए था नोटबंदी का, उस ढंग से नहीं पड़ा। हम लोगों ने सभी ने देखा है। इसीलिए अब ये कैसा, ठीक कह रहे थे प्रेम कुमार सर की, इसका कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अभी साइलेंट है, क्योंकि और भी मटेरियल्स हैं। प्रशांत टंडन सर 45% वोट की बात कर रहे थे। पिछले चुनाव में तो लगभग 37% के आसपास इन लोगों को वोट मिला था, और अभी 45% अगर वोट आ जाए तो वैसे ही जय हो जाएगा और एक्स्ट्रा वोट की जरूरत होगी नहीं। लेकिन हाँ ठीक है कि EBC का वोट के आने की जो बात सर कह रहे हैं, वो भी उस बात में बिल्कुल दम है, क्योंकि EBC का वोट कुछ परसेंटेज जरूर शिफ्ट होकर के कांग्रेस की तरफ आएगा।
और जो पिछले में जो वोटों का बिखराव हुआ था, जो 25% है जिसकी तरफ बार बार लोग इशारा कर रहे हैं, उसका भी एक चंक आएगा कांग्रेस की तरफ। लेकिन कांग्रेस की जवाबदेही क्या है? कांग्रेस वहां पर महागठबंधन के दबाव से इंडिया गठबंधन को बचाने की राजनीति भी उसकी है, क्योंकि महागठबंधन का इतना दबाव बढ़ गया है। जाहिर है कि महागठबंधन का जो इंजन है वो राजद है, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव है, और इंडिया गठबंधन पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी वहां पर स्थान नहीं मिल रहा, अन्य तो आए ही नहीं, या तो उससे निकल गए हैं। तो उनको पूरे भारत में इस ढंग की स्थिति बनेगी कि पूरे भारत में उनको गठबंधन के धर्म को निभाना है। अब बताइए कि अगर हम एनालिसिस करें, देखें, तो राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती ये है इस सोशल इंजीनियरिंग में कि जो कम संख्यक जातियां हैं उनको यह विश्वास दिलाना कि जो राजद का अगर शासन होता है या तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री होते हैं तो कम संख्यक जातियों को बहुसंख्यक जाति यानी कि यादव जातियों के दबंगों के दबाव से बचाया जाएगा। वे उन पर उस तरह से दबंगई नहीं करेंगे, इसका नियंत्रण रखा जाएगा। यह विश्वास राहुल गांधी को या कांग्रेस को दिलाना है ईबीसी लोगों को, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था, इसीलिए तो ईबीसी यहाँ से निकल गए थे और वो सीधे, क्योंकि उससे बचाव का रास्ता उन्हें, राजद के इससे बचाव का रास्ता उन्हें नीतीश कुमार के यहाँ मिलता था। इस समय में जब नीतीश कुमार की राजनीति में एक भिन्न प्रकार की स्थिति आ गई है तो ये उम्मीद वो राहुल गांधी से करते हैं और राहुल गांधी इसकी लगातार कोशिश करते हैं। अब जो टिकट बंटवारा हुआ है उस टिकट बंटवारे में देखिए कि आप बता सकते हैं कि हालांकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी अंतिम तारीख नहीं आई है कि कितने लोगों को टिकट दिया गया है राजद के टिकट में, टिकट बंटवारे में। क्या बिहार के सोशल कंपोजिशन का रिफ्लेक्शन है? मुझे लगता है कि नहीं है। उसमें राजद के अपने गठबंधन, अपने जो बेस आधार है उसका तो रिफ्लेक्शन है, लेकिन जो भारत का जो सोशल कंपोजिशन है उसका उनके टिकट बंटवारों पर कोई असर नहीं है। यह असर थोड़ा बहुत अगर है तो लोजपा में यह दिखता था कि जहां उन्होंने अपने समुदाय के कम लोगों को टिकट दिया है। यह रिफ्लेक्शन अखिलेश यादव जी ने अपने यहाँ दिखलाया था, जहां उन्होंने टिकट बंटवारे में बहुत संयम से काम लिया था। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव कहीं न कहीं पिछले गलती को दोहरा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए और वो इस तरह के कैंडिडेट दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो वही इंजन है, इस बात को तो स्वीकार करना होगा। तीसरी स्थिति ये है, कांग्रेस के सामने दुविधा ये है कि बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, देखिए राजद, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां दो क्षेत्रीय पार्टियां यानी कि बिहार की पार्टियां, दो सशक्त पार्टियां हैं, राजद और जनता दल यूनाइटेड। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, बीएसपी को उन्होंने बैठा दिया, ऐसा है नहीं। दक्षिण में ऐसा है नहीं। तो हिंदी भाषी प्रदेश में यहाँ पर बिहार एक ऐसा राज्य है जो बिहार के राजनीतिक दल दो हैं जो स्वयं सक्षम है और काफी एक्सेप्टेड है बिहार के वोटरों के बीच में। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति पीछे की है, कमांडर की है, ये वो एक दूसरे से लड़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, राजनीति इस दिशा में जा रही है कि पोस्ट इलेक्शन जो राजनीति होगी कि राजद में और जेडीयू में जो मैं कह रहा हूँ कि समता की अंगड़ाई ले रही है, इनमें अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर जैसा कि वो बोल रहे हैं अमित शाह, बिना संसदीय दल की मीटिंग हुए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, इसी बार नहीं 2029 के भी वो प्रधानमंत्री हैं, ऐसी घोषणा करने वाले श्रीमुख से जब यह बात निकलती है कि विधायक दल के नेता विधायक चुनेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा, कितनी अच्छी बात है। यही तो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन मजे की बात यह है कि भ्रष्ट परिस्थिति में आदर्श बात भी भ्रष्ट हो जाती है, सही बात भी गलत हो जाती है, क्योंकि आपने पर्ची से मुख्यमंत्री चुना है, आपने 2029 का पहले से चुन लिया है कि कौन होगा प्रधानमंत्री, और नीतीश बाबू के बारे में आप कहते हैं कि विधायक चुनेंगे। अरे विधायक कौन होगा ये तो नीतीश बाबू चुनते हैं, विधायक कौन होगा ये तो नीतीश बाबू चुनते, नहीं होना चाहिए, मगर सच्चाई यही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो किसको राजनीति का दूध पिला रहे हैं, उनसे बहुत सीनियर है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो निश्चित रूप से लालू यादव जी ने जो कहा था कि ऐसे कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, हम लोग नहीं है क्या, तो ये हम लोग जो नहीं है क्या, ये जो बिहारीपन अगर लौटेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास अगर विकल्प होता तो पिछली बार ही नीतीश कुमार जी को इन्होंने नीतीश को फिनिश करने का राजनीतिक रूप से इरादा कर लिया था। वो इरादा इस बार भी है।
जो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये लाइफ बोट की तरह भारतीय जनता पार्टी के आसपास है। बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, उसके किनारे छोटी छोटी नौकाएं चलती रहती हैं कि वहां से कोई कैप्टन कूद करके उसमें चला जाए और जान बचाए। तो इस तरह से वो चीजें चल रही है। प्रशांत किशोर की राजनीति ने तो अपनी दिशा पकड़ ही ली। और जो जेडीयू में वो शिंदे नहीं होंगे, शिंदे तुलना नहीं है उनकी। नीतीश कुमार जी शिंदे नहीं हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे हो सकते हैं। शिंदे होना होगा तो संजय झा होंगे, ललन सिंह होंगे, इस तरह के लोग शिंदे हो सकते हैं। लेकिन नीतीश जी इतने कच्चे नहीं हैं, यहाँ गुवाहाटी ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वो तुरंत उनका भाई लालू कहने का मतलब ये है कि अभी पिक्चर बाकी है इस चुनाव के बाद भी। चुनाव मतलब 14 नवंबर के बाद भी पिक्चर बाकी है, ये हम मान के चलें। तब पिक्चर शुरू होगा। पिक्चर शुरू होगा। अभी तो ट्रेलर देख रहे हैं हम। चलिए, अभी तो ट्रेलर देख रहे हैं, तब टीजर हो रहा है, अभी तो तब पिक्चर शुरू होगा और इसका असर केंद्र की सत्ता पर भी पड़ेगा। लेकिन पिक्चर में है क्या? पिक्चर जो ट्रेलर हम लोग देख रहे हैं, उस ट्रेलर के जरिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे 4 साथी यहां बता भी रहे थे कि उस पिक्चर में होने क्या वाला है और 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या कुछ आने वाला है सामने। लेकिन क्या सचमुच यहां नीतीश बाबू जो हैं वो हाशिए पे जा चुके हैं, या नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ रही है कि उनको किनारे या ठिकाने लगाने की जुगत में बीजेपी है? कैसे देखते हैं अमलेंदु जी इसको? बिल्कुल राजीव जी, नीतीश कुमार की समझ में ये बात आ चुकी है कि बीजेपी उनको किनारे लगाने की, ठिकाने लगाने की कोशिश में है। उनके ही लोगों को तोड़ लिया है। और राजीव जी, हम लोगों ने 3 दिन लगातार ये चर्चा की कि आखिर संजय झा जो है कार्यकारी अध्यक्ष, वो खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और राजीव जी, अब ये दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अब संजय झा को मजबूरन कहना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो यानी कि अब जो जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि ये सब बीजेपी से मिल गए हैं, अमित शाह से मिल गए हैं, अमित शाह के लोग हैं, उनके ऊपर भी ये दबाव आ गया है कि सामने आकर खुलकर बोलो। तो अब संजय झा अगर खुलकर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो नीतीश कुमार का दबाव अब बढ़ता हुआ राजीव जी दिखाई पड़ रहा है। और बीजेपी अब धीरे धीरे बैकफुट पर जाना शुरू कर चुकी है। ये एनडीए के अंदर की लड़ाई की राजीव जी बात है। अमित शाह कुछ भी कहते रहे, गुलाकी कुछ भी मारते रहे, लेकिन जैसा कि कहा अपने प्रफुल्ल कोलिखैन जी ने कि भाई जो व्यक्ति कहता है कि 2047 तक जो है नरेंद्र मोदी ही रहेंगे प्रधानमंत्री, और मतलब भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता चुने बिना जो है प्रधानमंत्री बने हुए, वो व्यक्ति कह रहा है कि एनडीए दल का जो है संसदीय दल का जब चुनाव होगा विधायक दल का, तो वो मुख्यमंत्री चुनेगा। तो यानी ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का ये सामने आ रहा है। तो नीतीश कुमार ये बात अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। और राजीव जी, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और बीजेपी बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आखिरी समय तक जो नीतीश कुमार कुछ ज्यादा पे हो जाएं और इधर ये कम पर हो जाएं बीजेपी, जब सब पर्चे वर्चे वापस हो जाएं उसके बाद। लेकिन असली खेल जो है राजीव जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो चुनाव के बाद ही शुरू होगा। और जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है एनडीए के बीच में, तो कल को राजीव जी कहीं कोई बात बनती और बिगड़ती है तो फिर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में होंगे कि कहीं भी स्विच कर सकते हैं। ये परिस्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो अगर ऐसी कुछ परिस्थितियां बनती दिखाई पड़ती हैं, हालांकि नीतीश कुमार पे भरोसा अभी भी नहीं किया जा सकता, और नीतीश कुमार पे भरोसा ना एनडीए कर रहा है ना एनडीए गठबंधन कर रहा है, ये भी सही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार अगर पलटी नहीं मारेंगे, इस बात के लेकर गारंटी कोई नहीं दे सकता, खुद नीतीश कुमार भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। तो बहुत कुछ चीजें चुनाव के बाद भी बदलती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। अगर बीजेपी ने चुनाव के बाद, पहले तो ये परिस्थितियां बने की सरकार बने एनडीए की, और अगर सरकार बनती है और बीजेपी ने कोई खेल करने की कोशिश की नीतीश कुमार के साथ, तो वो खेल खराब हो जाएगा। इतना तो राजीव जी तय मान के आप चलिए। बाकी अब ये कि सरकार किसकी बनती है, मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी एनडीए की सरकार बने ही नहीं, जो कि अभी तक दिखाई पड़ रही है, तब नीतीश कुमार चाहे कितनी भी गुलाकियां मारते रहे और चाहे अमित शाह कितनी भी गुलाकियां मारते रहे, तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। अगर सरकार सीधी बन जाती है महागठबंधन की, तो आप कहते रहिए कि हमारा संसदीय दल और विधायक दल जो है वो नेता तय करते हैं ना, फिर बाद में अपना नेता विरोधी दल तय करना कौन होगा फिर, तो जिसके ज्यादा होंगे उसका नेता विरोधी दल होगा उस समय फिर। तो अगर अमित शाह ये कहना चाहते हैं कि हम जो है वो चुनाव के बाद अपना नेता विरोधी दल तय करेंगे कि एनडीए का नेता विरोधी दल कौन होगा, तो इसका मतलब स्वागत है अमित शाह का होने वाले रिजल्ट पहले से, तो अमित शाह शायद यही कहना चाहते होंगे।
तो ये राजीव जी समझा सकता है। मुझे लगता है अमित शाह को जानकारी है, और चूंकि देश के गृह मंत्री हैं, तमाम एजेंसियां उनके पास हैं, और गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है वो मीडिया भी उनके साथ है, तो हर कोई खबर देता है। बहुत से लोग जो स्टूडियो में बैठ के रोज बीजेपी को जिताते हैं, वो सड़कों पर जाकर कभी घोड़े पर चढ़ रहे हैं, कभी जो है साइकिल पर चढ़ रहे हैं, कभी हाथों में जेब डाले हुए बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो वो भी सब आके बता रहे होंगे अमित शाह जी को कि भाई ये मामला तो खराब है, सरकार तो बन नहीं रही है। तो अमित शाह जी ने कह दिया कि भाई काहे को बताया कि जब सरकार बननी ही नहीं है तो काहे को मुख्यमंत्री घोषित करें किसी को। तो ठीक है, चुनाव के बाद अपना विधायक दल का नेता चुनेंगे, वो नेता विरोधी दल होगा। तो ये परिस्थितियां शायद बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने निश्चित तौर पर जो कहा है वो सही कहा है कि चुनाव के बाद एनडीए अपना विरोधी दल का नेता तय करेगा। ये परिस्थितियां हैं। बाकी अब क्या होता है क्या नहीं होता है, इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, यहाँ किस तरह की चीजें हो रही हैं। एक तो बहुत सी बातें राजीव भी हवाई भी होती हैं। अब जैसे पप्पू यादव ने कहा, हालांकि बात उनकी सही है पप्पू यादव की, कि भाई राजनीति बदल चुकी, 90 के दशक की राजनीति नहीं है। जयशंकर जी ने भी कहा कि भाई शरद यादव जो है वो एक समय में उनके सरपरस्त हुआ करते थे, और हमको अच्छे तरीके से याद है कि अगर शरद यादव ने खुलकर 89 के चुनाव के बाद जब चुना जाना था बिहार का विधायक दल का नेता, अगर शरद यादव ने साथ ना दिया होता लालू प्रसाद यादव का, तो रामसुंदर दास बन गए होते मुख्यमंत्री और लालू जी राजनीति से आउट हो गए होते। तो कम से कम ऐसी चीजों में कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। और राजीव जी, मुझे याद है 1993 का चुनाव था उत्तर प्रदेश का, हमारे एक सरपरस्त थे, तो उनके पास एक मंत्री जी बोले, वो मंत्री थे, वो आए, बरेली के थे, उनका टिकट मुलायम सिंह जी काट दे रहे थे और वो बहुत हताश थे। तो रात के 2:30 बजे हम लोग पहुंचे वहाँ लखनऊ, और विक्रमादित्य इतवार को उनसे मुलाकात हुई मुलायम सिंह जी से। तो उनका कि ये तो चुनाव हार रहा है, नेताजी तो कहते थे जो सब जीतने के लिए। तो अब जो हमारे साथ गए थे उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि सारी सीटें आप जीत जाएंगे 425, एक सीट मेरे कहने से आप हारने के लिए दे दीजिए। और वो एक सीट हारने के लिए दे दी गई, जो सीट हारने के लिए दे दी गई थी वो सीट जीत ली गई, और सरकार बनी तो वो मंत्री भी बन गए। तो एक सीट हारने के लिए भी दी जा सकती है, ये लालू प्रसाद यादव को ये सोचना समझना चाहिए। बहुत सी चीजें राजनीति में रिश्ते निभाने पड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस मामले में रिश्ते निभाने में बहुत खराब समझे जाते हैं। जी राजीव जी, लालू प्रसाद यादव क्या कर रहे हैं, कौन सी राजनीति कर रहे हैं? सक्रिय राजनीति में वो दिखाई तो नहीं देते हैं तबीयत खराब के कारण, लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति क्या है वो उससे हम और आप वाकिफ होते आ रहे हैं। 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव ने बहुत मजबूती के साथ लड़ा था। 2025 का चुनाव सामने है और इस चुनाव में अभी बहुत कुछ ओपन है, खेल अभी बाकी है। और जैसे कह रहे थे हमारे साथी प्रफुल्ल जी की ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और वो भी उसकी शुरुआत होगी 14 नवंबर के बाद से। लेकिन क्या आपको लगता है प्रेम कुमार जी कि ऐसा ही हो रहा है? चूंकि आप ग्राउंड से आ चुके हैं, इसीलिए आपसे भी समझना चाहता हूं कि बिहार में जो कुछ हो रहा है उसमें महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमों को देखा जाए तो सचमुच पिक्चर अभी बाकी है। इसमें क्या ये बात भी जोड़ना चाहूँगा कि जो दूसरे छोटे दल हैं, जो इधर भी उधर भी, यानी एनडीए में हम और फिर चिराग पासवान, फिर इनकी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सब पार्टियों को भी देखा जाए, और फिर एक और तीसरा फ्रंट तैयार हुआ है वहाँ पे जिसमें बहुत सारे और भी दल हैं। इन सबको क्योंकि अलग अलग फ्रंट हैं, अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं, वैसे में चुनाव और चुनाव में भी जो पिक्चर अभी बाकी है, आपको लगता है क्या? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, हम बात वहां से शुरू करते हैं जहां के तेजस्वी को चेहरा क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है महागठबंधन में। यहीं से आपके प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा। देखिए, एनडीए गठबंधन को भी ये भरोसा नहीं है कि उनके पास में बिना नीतीश के कोई बहुमत आने वाला है। नीतीश के साथ भी बहुमत आएगा इसकी भी कोई उम्मीद दिखती नहीं है, आ भी सकती है। लेकिन महागठबंधन में अगर तेजस्वी यादव को लॉक कर दिया जाए कि वो महागठबंधन का चेहरा होंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो फिर नीतीश कुमार के आने की संभावना हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती है क्या? फिर चुनाव के बाद, माने चुनाव से पहले ही आप नीतीश कुमार को ढकेल देते हैं कि आपको वहीं रहना है। तो कांग्रेस इस पॉलिटिक्स को समझती है। कांग्रेस को पता है कि अगर नीतीश कुमार के पास आंकड़ा इतना होगा, जिस आंकड़े के बिना बीजेपी की भी सरकार न बने और जिस आंकड़े के बिना महागठबंधन की भी सरकार न बने,
तो जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिसाइड किया है, उनकी नहीं डिसाइड करने की पॉलिटिक्स नीतीश को नहीं बनाने की है, लेकिन यहां तेजस्वी यादव को घोषित नहीं करने के पीछे कांग्रेस की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की संभावना को इसलिए जिंदा रखने की है ताकि एनडीए की राजनीति को कमजोर और खत्म किया जा सके। ये बहुत बेसिक बात है। और इस चीज को बार बार लोग बोलते हैं ना, तेजस्वी का चेहरा घोषित कर दो, फिर खत्म हो जाएगा। आपके पास बहुमत नहीं आया, आप नीतीश कुमार झक मार करके बीजेपी के व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपने नीतीश को तो ठुकरा ही दिया है चुनाव से पहले। ये है, इस राजनीति को कांग्रेस समझ रही है, लेकिन स्वार्थ में आरजेडी नहीं समझ रही है। ये स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का चेहरा तो आप हैं ही, लेकिन फिर भी कैसे आप उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए ना कि नीतीश की कोई उपयोगिता बन आती है चुनाव के बाद, तो इस बार नहीं बनेगी इसकी कोई गारंटी देता है क्या? ये मूल बात है। अब छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के गठबंधन बनाना, देखिए राजनीति में आप देखेंगे बीजेपी के पास में ईबीसी का वोटर, दलित का वोटर, मुस्लिम का वोटर नहीं है, कम है। तो बीजेपी क्या करती है? वो पासवान को, दलित को अपने साथ जोड़ती है। बीजेपी पिछड़े अति पिछड़ों के लिए नीतीश के साथ में जोड़ती है। खुद सवर्ण की और वैश्य की राजनीति करती है, व्यापारी वर्ग की करती है। तो उसका एक अलग किस्म का पॉलिटिक्स है। कांग्रेस किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती आई है, लेकिन बीते समय में उन्होंने दलितों को अपने साथ जोड़ा है। और ये दलित का जो अट्रैक्शन कांग्रेस के पास है, ये महागठबंधन का वोट, दलितों का वोट तेजस्वी यादव को कांग्रेस की वजह से मिलेगा। और हाँ, कांग्रेस को भी पिछड़ी जाति का, खास करके यादवों का वोट और मुस्लिम वोट कॉमन मानिए, कांग्रेस की वजह से भी और तेजस्वी यादव की वजह से भी दोनों को मिलेगा। ये म्यूचुअल फायदे वाला गठबंधन है। इसीलिए तमाम चीजों के बावजूद ये लोग एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं पा रहे और छोड़ सकते भी नहीं है। कुछ सीटों पर जो कुछ भी हो रहा है, ये राजनीति की बात है, कुछ समय की बात है, लेकिन आप ये समझिए अब फ्रेंडली फाइट कुछ सीटों पर तय है, कोई रोक नहीं सकता है। और बार बार दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी कहा है कि फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं होती है, या तारिक अनवर को भी हमने सुना कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है। नहीं होती है, लेकिन इसके लिए आपने समय रहते काम नहीं किया है। ये अब वोट बैंक को आ जाए, तो थोड़ा सा वोट को बैंक को, तो लोगों ने वोट बैंक बनाए हैं, कांग्रेस ने अपने वोट बैंक बनाए, नीतीश ने अपने वोट बैंक खोए, तेजस्वी यादव और चलिए वीडियो अचानक जी प्रेम कुमार जी, आवाज आपकी आवाज चली गई प्रेम कुमार जी, आवाज नहीं आ रही है जी। अभी आई आवाज? आ रही है, हाँ जी। वो कॉल की वजह से डिस्टर्ब हुआ, क्षमा कीजिए। बस संक्षेप में ही अब बात रखता हूं कि जो वोट बैंक है, तेजस्वी यादव या आरजेडी का वोट बैंक बढ़ा नहीं है, कांग्रेस का बढ़ा है। नीतीश का घाटा, बीजेपी का स्थिर है या फिर कुछ कम हुआ है। नई जन स्वराज पार्टी आई है, उसमें कुछ वोट बैंक बनाए या बना रहे हैं। तो हर पार्टी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रही। ये बिहार की बात है, लेकिन बिहार में बदलाव हो, यही इस पूरे चुनाव का थ्रेड है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, और फिर से नीतीश को नहीं चाहती, ये भी सच है। लेकिन बिहार की जनता ने बार बार नीतीश के लिए तो वोट किया भी नहीं है, लेकिन नीतीश तो परिस्थिति बस बन जाते हैं। जनता इस बार नीतीश को भी नहीं चाहती है, ये चीज है। एक बात और घुसपैठिया पर बोलना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात है। देखिए, हम इस बात को नकार नहीं सकते कि बिहार में घुसपैठिया है। भले ही चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा हो, भले ही केंद्र की सरकार ने घुसपैठिए को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए नहीं निभाई हो, लेकिन जब अमित शाह बोलते हैं कि घुसपैठिया है और उसको वो फिर पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, पॉलिटिक्स तो लोग कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन जब बोलते हैं तो बिहार की जनता सहमत होती है। क्यों, मैं बताता हूं।
क्योंकि भाई किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इन सब जिलों में अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ तो नहीं गई। मुसलमानों ने जनसंख्या सबसे ज्यादा इसी इलाके में बढ़ा तो नहीं लिए। अगर मुसलमानों की ये टेंडेंसी होती तो कश्मीर में भी बढ़ती, केरल में भी बढ़ती। यानी घुसपैठ है, नाकामी जिसकी भी हो, तो राजनीति होनी चाहिए। घुसपैठ तो है अमित शाह जी, आपकी वजह से है, आप नहीं रोक पाए हैं और आप इसके लिए बोलते घुसपैठिया हटाएंगे। हटाया क्यों नहीं? ये इस स्तर पर आक्रामक राजनीति करने की जरूरत है। तो इसके बजाय अगर हम नकार दें कि घुसपैठिया है ही नहीं, तो फिर अमित शाह की ही बात, झूठ को लोग सच मानेंगे, उसके माने अधूरे सच को लोग सच मानेंगे। तो घुसपैठिया है तो आपके कारण, घुसपैठिया उन इलाकों में नहीं होता तो भाई इतनी आबादी नहीं बढ़ती। वही 3-4-5 जिलों में सिलेक्टिव ढंग से। ये घुसपैठिए पर मेरा टेक है, हो सकता है आप सब सहमत हो ना हो, लेकिन ये सच्चाई हमें दिखती है। इसमें मेरा टेक कुछ दूसरा है। उस एरिया, जिस एरिया का आप जिक्र कर रहे हैं, उस एरिया में मेरा बचपन गुजरा है। और दूसरी बात, वही पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ उस एरिया में मेरा बचपन गुजरा है और वो एरिया मुस्लिम बहुल एरिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बचपन से मैंने देखा है वो एरिया मुस्लिम बहुल एरिया है, आज से नहीं, शुरुआत से है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद जिसमें बांग्लादेश अलग बना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और भारत, इंदिरा गांधी सब जानते हैं, और उसमें कुछ बांग्लादेशियों को जो अपने यहाँ शरण दी गई, उसमें वो सब एरिया भी था। उसके अलावा न सिर्फ वही छत्तीसगढ़ का एरिया है, बहुत सारे अलग अलग हैं, यहाँ पर दिल्ली का एरिया है, सब जगह लोग आए रहे बांग्लादेश के लोग, लेकिन उन लोगों को घुसपैठिए के रूप में नहीं लाया गया था। भारत सरकार की अपनी नीति थी जिसके तहत लाया गया था, इसलिए उनको घुसपैठिया कहना ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, ये मैं सरकार के तौर पर, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ तथ्य को सामने रख रहा हूं। दूसरी बात यह है कि अब अगर घुसपैठिए आ गए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो ये जांच करना चुनाव आयोग का काम भी नहीं है। ये जो साहब कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री जो बयान दे रहे हैं, उनका काम है। आपकी बात पे आ रहा हूं मैं, उन्हीं का काम है। लेकिन वो फिर लेके आए ना सामने, फिर उनके पास तो सब कुछ है, उनकी सरकार है पिछले 12 साल से। आप बाहर कीजिए फिर, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि यहां से आप लेके जाएं और लाइफ जैकेट पहना दें और समंदर में फेंक दें, बंगाल की खाड़ी में फेंक दें कि आप म्यांमार से आए हैं। फिर ठीक नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट आप देखिए, आपको पता चल जाएगी बात। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर साथ नहीं दिया उन लोगों का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, लेकिन इसलिए ये कह रहा हूं कि वह आप जिस दिशा में जो बात कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट उस एरिया, वो एरिया मुस्लिम बहुल एरिया रहा है शुरुआत से, बचपन से मैंने देखा है, होश संभाला तब से देखा है, मुस्लिम बहुल रहा है। और कैसे बढ़ा, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण भारत और पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, इसका युद्ध था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज इसको क्यों लेके आ रहे हैं? आज इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपको वोट चोरी करनी है। अभी से पहले आपको घुसपैठिया नहीं दिखाई देता था, अब घुसपैठिया दिखाई देने लगा। 2010 का चुनाव में आपको घुसपैठिया दिखाई नहीं दिया था, 2015 के चुनाव में घुसपैठिया नहीं दिखाई दिए, 2020 के चुनाव में घुसपैठिया दिखाई नहीं दिए, लेकिन 2025 के चुनाव में आपको घुसपैठिया दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसलिए यहां पर थोड़ा सा उन बातों को जोड़ रहा था मैं। ओवरऑल आपकी बात सही है, और जो आप इन पे देश के गृह मंत्री पे जो आप बात रख रहे हैं, बहुत सही बात रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात रख रहे हैं, और ये काम उनका है। अब मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, कपड़ों से हम पहचानते हैं, क्या क्या नहीं सुना पिछले 2 साल में, 3 साल में, आप सुनते जाइए। लेकिन आप ये डरा के बताना क्या चाहते हैं? आप डराने की राजनीति कर रहे हैं। आखिर कौन सी राजनीति है? आप डरा रहे हैं, राज आप ही कर रहे हैं, फिर डरा रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, ये कौन सी राजनीति है कि डरा डरा के, धमका के आप राजनीति कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ऐसा मत करो, नहीं तो वो ऐसा ले। अरे भाई, ये तुम चौकीदार क्यों हो? कहते हो ताला लगा के रहो, फिर कैसी सरकार? फिर कैसी सरकार? और फिर क्यों आपके इस बयान पे, घुसपैठिए के बयान पे कोई आके वोट देगा?
ये घुसपैठिए पर जो बहुत बारीक पोस्टमार्टम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये घुसपैठिया सांप्रदायिक बयान है और अमित शाह और बीजेपी अपने समर्थकों को कह रही है, और उनका घुसपैठिया से मतलब सारे मुसलमान हैं। वो 2, 4, 10, 1000, 2000 की बात नहीं कर रहे हैं। वो घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल सांप्रदायिक राजनीति के लिए कर रहे हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं। इसलिए उसमें मेरी दिलचस्पी ज्यादा उसके पोस्टमार्टम में कम रहती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो घुसपैठिया शब्द क्यों कह रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको नहीं मालूम है कि घुसपैठिया कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। क्या उनको चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट हम लोगों को दिखाई देती है, क्या अमित शाह को नहीं मालूम होगी? उनके पास तमाम IAS लगे हुए हैं। लेकिन वो घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक राजनीति के लिए कर रहे हैं। ये एक सीधी बात है। दूसरी बात, जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का खुला ऐलान न करना, ये महाराष्ट्र में भी देखिए नीति थी इंडिया गठबंधन की कि उद्धव सरकार आती तो उद्धव ठाकरे ही बनते, लेकिन घोषित नहीं किया था। ये क्यों होता है, जरा इस पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी का वोट बैंक अलग अलग है। जो प्रेम कुमार जी बात कह रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन उसके अलावा कुछ और कारण भी है। वो कारण ये है कि कांग्रेस ने 19 अपर कास्ट को टिकट दिया, जिसमें 8 भूमिहारों को टिकट दिया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का घोषणा कर देंगे तो उन सीटों को क्या होगा? तो वोट बैंक अपने अपने वोट बैंक को अपने अपने ढंग से करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जब कोई छात्र जाता है तो वो मुश्किल सवाल बाद के लिए छोड़ता है, पहले सवाल उसको वो हल करता है जो उसको आते हैं। तो ये रणनीति है, राजनीति है, और ये राजनीति तेजस्वी यादव भी समझ रहे होंगे। तेजस्वी यादव कभी इस बात को लेके इंसिस्ट नहीं कर रहे कि आप घोषित करो नीतीश कुमार की तरह, कि वो समझ रहे हैं कि वो कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है जो शायद नीतीश कुमार के, वो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर थोड़ा उसकी दूसरी राय हो, और वो जो कांग्रेस के का वोट बैंक है और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो बीजेपी का वोट काटने वाले लोग हैं। वो जीतेंगे तो बीजेपी का ही वोट काटेंगे और बीजेपी के ही वोट में सेंध मार कर ही वो जीत सकते हैं। उनका गणित दूसरा है उन सीटों पर, कम से कम वो 19 सीटों पर। तो दूसरी बात की जो बात आपने कही करप्शन की, वो तो मैं देख कर आ रहा हूं। आप जाइए बिहार में, बैंकों के सामने लाइनें लगी हुई हैं महिलाओं की 10,000 रुपए के लिए। बात कीजिए उनसे। हर बैंक में आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा में और बैंकों में सुबह 10 बजे से लाइनें लग जाती है 150 महिलाओं की। पूछिए उन महिलाओं से तो वो आपको बताएंगे कि 10,000 में उनके हाथ में 7,000 ही आ रहा है। वो एजेंट खा जाता है, वो कागज बनना है, ये कागज बनना है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ फोटो खिंचाओ वहाँ फोटो खिंचाओ। ये ऐसा ऑटोमेटिक नहीं हो गया है कि एक बटन दबाया और 10,000 रुपए सैलरी की तरह, सैलरी अकाउंट की तरह उनके अकाउंट में आ गया और वो गए ATM कार्ड निकाले और पैसा निकाल रहा है। ये तमाम सारे प्रोसीजर्स हैं, उस प्रोसीजर में उनको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे ही अभी जब SIR की प्रक्रिया हुई, कागज बनवाने के लिए गरीब लोगों ने, जिनकी जो रिक्शा चलाते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, बटाई पे खेती करते हैं, उन लोगों ने बेचारों ने 2-2 हजार रुपए, 1,500 हजार रुपए घूस दिए कागज बनवाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसा दिया है। तो निचले स्तर पर भयंकर रूप से
जो है वो भ्रष्टाचार है, और वो केवल भ्रष्टाचार है नहीं, इसकी बात हो रही है वहां। एक चीज होना अलग बात है, उसकी बात होना अलग बात है। इसकी बात हो रही है वहां सड़कों पर, मोहल्लों में, गलियों में, दुकानों में, दफ्तरों में जी। तो इसलिए बहुत सारी चीजें अभी बिहार में प्रेम कुमार जी घूमकर आए, उन्होंने भी देखा होगा कि करप्शन वहां पे बड़ा रैम्पेंट है और बहुत नीचे तक है। जी। और कोई एक विकास जो है आपको केवल सड़कों है, कोई हाईवे बन गया है, लेकिन हाईवे के दाएं और बाएं मतलब बहुत क्षमा के साथ कि बिहार में पटना में अगर आप जाएंगे और पटना आपको 20 साल पहले का लखनऊ लगेगा, इतना फर्क हो गया। जी बिल्कुल। तो ये अगर हालत पटना की है, राजधानी की ये हालत है, तो आप सोचिए कि जो छोटे शहर हैं उसकी क्या बात है। एक पूरा वहां पे 2-3 बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, जो मुझे छात्रों ने बताया। जिस दिन मैं यहाँ पे दिल्ली के लिए आ रहा था, उसी दिन वहां पे, उसके दिन पहले वहां पे टीचर्स का कंपटीशन हो रहा था, टीचर्स की भर्ती आई थी। यूपी से भी लड़कियां आई हुई थी वहां पे इम्तिहान देने। आप सोचिए, वहां यूपी में वो लड़की बता रही थी मुझे, छात्रा की 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है, बिहार में वैकेंसी 2 साल के बाद आई है। और वो बच्चे ये बता रहे थे कि अब मैं इम्तिहान दे रही हूँ, पेपर लीक हो जाएगा, खत्म सब, फिर 1 साल की फुर्सत। तो पेपर लीक एक इंडस्ट्री बन गई है। दूसरा इंडस्ट्री जो आपको दिखाई देगी वहां पे, पब्लिक हेल्थ का इतना बुरा हाल है कि प्राइवेट नर्सिंग होम एक इंडस्ट्री है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे आप जाएंगे, सड़क के किनारे आपको लाइन से नर्सिंग होम दिखाई देंगे, जितना दिल्ली या और महाराष्ट्र या और जगह नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि पब्लिक हेल्थ में सरकारी अस्पतालों में भी है इंतजाम, वहां पे पूरी एक इंडस्ट्री जो है वो बन गई है। तो विकास जो है वो हुआ नहीं नीतीश कुमार के समय में। इसलिए अमित शाह जो है कभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमने क्या किया 20 साल में, और कभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम आगे क्या करेंगे। वो ये बात कर रहे हैं कि घुसपैठिए और ये सब संदेश देने की बात है। वो संदेश कितना कामयाब होगा वो हम लोग देखेंगे 14 नवंबर को। लेकिन ये घुसपैठिया जो है वो एक सांप्रदायिक मैसेजिंग है अपने समर्थकों को। जी जी, एक छोटा कमेंट प्रफुल्ल जी आपसे, फिर जयशंकर जी आपके पास आता हूं। प्रफुल्ल जी, घुसपैठिया हो या और भी वोट चोरी, लेकिन मूल मुद्दा क्या दिखाई देता है आपको इस चुनाव में, क्योंकि 20 दिन में सारा खेल खत्म हो जाएगा? देखिए, मूल मुद्दा इस चुनाव में तो ये है कि इनसे भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है और इस प्रकार से आक्रामक रुख और रवैया इन्होंने बिहार में अख्तियार किया है, नीतीश कुमार को भी जिस ढंग से बार बार उनको अपदस्थ करने की तो नहीं कर, लेकिन उनकी मानहानि जैसी कोशिश की है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और उनको तरह तरह की बातें कही, और उन बिहार का पैकेज वगैरह नहीं दिया गया। तो अब इस तमाम बातों से लोग ऊब चुके हैं और इनसे मुक्ति चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से लपकना चाहती है बिहार को, वहां संभव नहीं है। देखिए, और कोई कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो हमको पॉलिटिकल रूप में बाहर से दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे की और कहानियां होती है। जैसे लालगंज को लेकर के मान लीजिए कि अगर ये पप्पू यादव इतने चिंतित और सक्रिय और आक्रामक और आक्रोशित हैं, तो उसके पीछे कारण ये है कि उनके अपने अतीत का, वहाँ के जो शिवानी शुक्ला शायद वहाँ के जो कैंडिडेट जिनको दिया गया है राजद की तरफ से, तो उनकी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और पप्पू यादव के अपने पुराने अनुभव रहे होंगे, तो वो सब चीजें भी होती है। जैसे इनको मान लीजिए कि टिकट दिया, शहाबुद्दीन के पुत्र को टिकट दिया गया है तो उसको, लेकिन देखिए, सुभाषिनी यादव जो है शरद यादव की पुत्री है और वो कांग्रेस में सक्रिय है और बहुत शिद्दत से वो काम कर रही है। शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की टीम में ही वो होंगी सुभाषिनी यादव, तो वो काफी सक्रिय हैं और ये यहाँ राजद से टिकट चाह रहे हैं, तो इसलिए भी हो सकता है कि नहीं। क्योंकि देखिए, शरद यादव का न सिर्फ लालू यादव के कैरियर में महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि
मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी एक्सेप्टेड करवाने में, लागू करवाने में भी उनकी अपनी एक भूमिका रही है। और ये तमाम लोगों की राजनीति में शरद यादव अपनी बौद्धिकता के साथ वहां पर नहीं पैर जमा सके, उस ढंग की अपनी विरासत नहीं छोड़ पाए जिस ढंग से इन लोगों ने किया है। तो बिहार की राजनीति में मुझे लगता है कि बार बार कि ये सारे मुद्दे घूम फिर करके उठेंगे और स्थानीय मुद्दे भी काफी प्रभावी रहेंगे इस बार, और कैंडिडेट का मामला भी रहेगा। अब देखिए कि क्या होता है, प्रचार वगैरह होगा, अभी फाइनल लिस्ट आएगा तो फिर एक बार एक झोंका और आएगा जो कुछ नए संकेत लेकर के आएगा। सर जी जयशंकर जी, कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा यहां दिखाई दे रहा है आज की तारीख में? घुसपैठिया, वोट चोरी, या भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, या कुछ और? नहीं, मुख्य मुद्दा तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ही है। देखिए, घुसपैठिए का तो इतना हवाई लोग शुरू से ही क्रिएट करते रहे हैं। जो आप बता रहे थे एकदम सही बात है। हमने भी बहुत ही सघन रूप से 80 के दशक में उस इलाके में काम किया है। रविवार मैगजीन के लिए जब मैं काम करता था, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इस सारे इलाकों में, तो चूंकि बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, वो पूर्वी पाकिस्तान का बॉर्डर था वो, तो जब 71 का युद्ध हुआ तो उस समय बहुत सारे उसके पहले भी जो थे लोग, वो मुक्ति वाहिनी वाले या उस तरह से कहा जाए, जो आकर के यहाँ पे बस गए थे, जिनको शरणार्थी मान लिया गया था। अब उन्हीं का परिवार जो होगा तो होगा। अच्छा, कुछ लोग अगर बाद में और भी उनके नाते रिश्ते में आए होंगे तो देखना गृह मंत्रालय का काम है, तो जिम्मेदारी आपकी है, सीधी सीधी बात है। लेकिन वो नहीं है। देखिए, असल में कुछ भी बोल दो, चूंकि मीडिया उनके साथ है, प्रशासन शासन उनके साथ है, अब कोई सवाल नहीं उठाता। वो कह रहे हैं साहब 20 साल में हम लोग गड्ढे भर रहे हैं जी। जो 15 साल में तथाकथित रूप से, जिसमें से कुछ साल तो नीतीश कुमार और लालू यादव साथ साथ में थे, रामविलास जी भी साथ साथ ही थे, उस समय जो गड्ढे बन गए थे बिहार में, उन गड्ढों को भरने में इनको 20 साल लगा है। अब उसके बाद अब जो है वो बिहार में काम करेंगे। गजब बातें हैं। मतलब कुछ भी बोल देना, जो अल बल कुछ भी बोलिए, चूंकि आप देश के गृह मंत्री हैं, आपके साथ पूरा मीडिया चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से जैसे आप उनको वो शहाबुद्दीन के बेटे की उम्मीदवारी नजर आ गई कि साहब इतना बड़ा माफिया डॉन और उसके बेटे को, उसामा जो उनका बेटा है, उसके खिलाफ कोई केस मुकदमा नहीं है। लेकिन अनंत सिंह की उम्मीदवारी के बारे में अमित शाह जी को कुछ पता नहीं चलता है। अनंत सिंह, जिसके घर में AK-47 राइफल मिली थी, तमाम तरह का हथियारों का जखीरा मिला था, जिसके लिए वो जेल गए थे, वो कितने बड़े बाहुबली हैं, कितने बड़े माफिया हैं, उसके बारे में अमित शाह के गृह मंत्रालय को या अमित शाह जी को पता नहीं है। इस तरह के दर्जन भर ऐसे उम्मीदवार हैं जो NDA की उम्मीदवारों की लिस्ट में हैं, जो अपने अपने इलाकों के बड़े बड़े सरगना, बड़े बड़े माफिया या बाहुबली जो भी कह सकते हैं। आनंद मोहन जो अभी तक जेल में ही रहे, उनका बेटा उसको बीबी को बना दिया MP, बेटे को बना दिया या MLA का उम्मीदवार। ये अमित शाह को नहीं दिखाई देता है। न तो परिवारवाद भी उनको, न तो नरेंद्र मोदी जी को दिखाई देता, ना अमित शाह जी को दिखाई देता कि रामविलास पासवान का पूरा कुनबा उनके साथ लगा हुआ है। बीजेपी में भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो उनके परिवार के कारण, पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण टिकट मिला है। तो ये सारी चीजें हैं। असल मुद्दा ये है कि जैसे विकास का भी है, ठीक है, जैसे अभी प्रशांत भी करे, सड़कें बनी हैं, लेकिन जितने पुल बिहार में धराशायी हुए हैं, उतने तो मेरे ख्याल से शायद हिंदुस्तान में कहीं और नहीं हुए होंगे। जिस ढंग से गौतम अडानी को आपने जंगल पूरा काटने का लाइसेंस दे दिया भागलपुर में, वो काम तो कहीं और हो नहीं सकता। विकास के नाम पे विनाश जो किया आपने स्थानीय लोगों का, तो वो भी एक इशू है वहां के इलाके में। अब उसको महागठबंधन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमको ये नहीं मालूम है, लेकिन मुद्दा तो है। असल लड़ाई यही रहेगी आकर के कि भाई नौजवानों का भविष्य क्या होगा। घुसपैठ वगैरह की बात तो कोई चलेगा, ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, कटेगा, ये सब तो प्रक्रिया का अंग है, चलता ही रहता है। और इस बार उन्होंने कोशिश तो की ही है, लेकिन चुनाव आयोग के लगातार उनके सहयोगी के मुद्रा में है ही है। जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब दर्जन 1.5 दर्जन ऐसी सीटें थी जो 1000 वोट से कम के अंतर से हारी और जीती गई थी। उन सीटों पर बीजेपी का फोकस ज्यादा रहा है कि वहां पे कुछ वोटर लिस्ट जो घुसपैठिए बना करके RSS के लोगों को जमा दिया जाए वहां पर। उनका काम होगा कि सुबह के जाकर के सुबह सवेरे वोट दे करके अपने अपने इलाके में लौट जाएंगे।
तो वो एक चिंता का विषय है, जरूर है। उस पर भी अगर महागठबंधन के लोग सक्रिय रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो हो सकता है अगर रोक ले तो ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत ही काउंटिंग के हिसाब से काम करते हैं ना, अपने सिलेक्टिवली कि कैसे कैसे कहाँ ऑपरेट करना है। दूसरी बात, जब घुसपैठियों की बात मैं कर रहा था राजीव जी, आपको भी याद होगा शायद, पूर्णिया में बहुत बड़ी आबादी जो हिंदुओं की है वो बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की है, जिनको आरएसएस के लोगों ने बाजाबता वहां पे ले जाके बसाया। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने जब स्टोरी की थी वहां पे अररिया में तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ, जिसमें लाखों मुसलमान जमा हुए थे, हम उसमें स्टोरी करने गए थे। तो दुर्गा दास राठौर, मुझे जहां तक याद आता है, उस समय इनके नेता थे भाजपा के, उन्होंने बताया था कि नहीं, हम लोग भी पूरी तरह से तैयारी में हैं और हमने भी लोगों को ला करके यहाँ बसाया था। वहां पे एक डीएस रिसर्च सेंटर करके कुछ तो कैंसर का कुछ इलाज करने के लिए कुछ दो भाइयों ने मिलकर खोल दिया था, वो लोग भी बलिया से गए। तो उन लोगों ने सारी कहानियां बनाई थी कि कैसे कैसे मतलब सांप्रदायिक विद्वेष खड़ा करना, एक नकली दुश्मन को सामने रख करके एक सांप्रदायिक विद्वेष तनाव की स्थिति कायम करना, ये इनका मकसद है। चुनाव में हार और जीत क्या होती है क्या नहीं होती है वो तो सूझ उछाल देते हैं, जैसा कि झारखंड के लोगों ने, भाई वो तो आदिवासी समाज है ना, उन्होंने जिस ढंग से खारिज किया इनको घुसपैठिए के सवाल पर, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, या उनके जग्गू बब्बुल जो निष्कांत जैसे लोग हैं उनको भी, तो वो एक मिसाल है और बिहार के लोगों में भी ये बात आएगी। दूसरी बात यह है कि लोग नासमझ नहीं है, इस तरह की बातों से उनका नहीं चल सकता है। जैसे अभी हमारे प्रशांत जी भी अभी कह रहे थे ना कि वो ब्राह्मण उम्मीदवार हैं और उसके लिए नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। आरजेडी को उस समय भी वोट अपर कास्ट का बहुत मिलता था, एक तबका आरजेडी को देता था जो सोशल जस्टिस की ताकतें हैं, ब्राह्मण समाज में भी, भूमिहार भी, राजपूत भी। भाई प्रदेश अध्यक्ष उनके जगदानंद सिंह थे, शिवानंद तिवारी उनके सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, उनका बेटा राहुल तिवारी पिछली बार भी एमएलए था, उसके पहले भी और अभी भी एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे टिकट आरजेडी ने भी दिया है। वो बात नहीं है, असल बात वही है कि दबाव बनाने की बात थी कि चूंकि ये नेता डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, ये सीटें डिक्लेयर नहीं कर रहे थे कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, वो कह रहे थे भाई आप 61 या 62 या 65 हमको दे दीजिए, हम मान ले रहे हैं। ये कह रहे थे कि नहीं आप पहले नेता डिक्लेयर कर दीजिए। तो खैर वो सब अंदर की बातें हैं जो भी है। और टिकटों के बंटवारे में देखिए, शरद यादव के बेटे को, वो उनकी बेटी तो बहुत पहले से कांग्रेस की राजनीति में है, लेकिन जब मर्जर हुआ था दोनों पार्टियां का, प्रफुल्ल जी दिल्ली में जब मर्जर हुआ था, शरद यादव ने कांपते स्वरों में कहा था कि लालू जी तेजस्वी, मैं इसका बेटा अपने शांतनु का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं। और ये वादा किया था इन लोगों ने, मुझे अच्छी तरह से, मैं उसका गवाह हूं, मैं उस घटनास्थल पर वहां था उस समय, इन्होंने वादा किया था। ये वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए थी। जीत हार होती रहती है, ठीक है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, लेकिन थोड़ी सी जो राजनीति में मर्यादाएं हैं उसका भी थोड़ा पालन ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बीजेपी आज भी इस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार को इग्नोर कर सके। आज भी बहुत हारे जीते भी अगर कुछ भी हो तो बीजेपी चाह करके भी, क्योंकि बराबरी के लेवल पे चुनाव लड़ रहे हैं, 101 सीटों पर भी, तो अगर 40-50 भी जीतते हैं नीतीश कुमार के उम्मीदवार, और अगर उसमें से आधे से अधिक खिसक गए तो फिर वो सरकार आपकी नहीं बनेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान इस चुनाव में एनडीए के बाकी घटक दलों के लिए खलनायक के रूप में उभरे हैं। एक तो 2020 के चुनाव में उन्होंने बहुत लोगों को हरवाने का काम किया था, चाहे वो जनता दल यू के लोग हों, हम के लोग या और लोगों पे था। दूसरी, इस बार भी जिस ढंग से उनको तवज्जो दे करके 29 सीटें दे दी गई हैं, 29 सीटों में कैसे कैसे उम्मीदवार उन्होंने दे दिए हैं। आपने देखा, एक का तो नॉमिनेशन रद्द ही हो गया, 2-3 और के नाम की चर्चा चल रही थी, शायद उनका भी रद्द हो गया, क्या हो गया। अब 24 जब अंतिम सूची आएगी पहले राउंड चक्र के चुनाव की, तो उसमें क्लियर होगा कि किसका किसका नहीं है। सम्राट चौधरी का खुद ही उम्मीदवारी फंसी हुई है, उनके नॉमिनेशन पेपर में भी बहुत सारी धांधली की बातें बता रहे हैं लोग, और उस पर भी लोग चैलेंज कर रहे हैं, अब उसको देखें क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। मुझे लगता है राजीव जी कि जब दोनों चरणों के नामांकन की तिथियां बीत जाएंगी और अंतिम सूची उम्मीदवारों की आ जाएगी, उसके बाद भी थोड़ी सी स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 23 तारीख तक का इंतजार है, ज्यादा दिन नहीं, 23 तारीख, कल 20 तारीख है, और पहले चरण का, पहले फेज के लिए जो उम्मीदवार हैं
उनके नाम वापसी की आखिरी तारीख है कल 20 तारीख। और 20 तारीख कल देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश भर में दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। और उसके बाद 23 तारीख सेकेंड फेज के लिए आखिरी तारीख है वापसी, नाम वापसी। और नॉमिनेशन के लिए कल आखिरी दिन है सेकेंड फेज के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल का भी और उसके बाद 23 तारीख का भी। लेकिन बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है? क्या बीजेपी घुसपैठिए के नाम पर यह चुनाव जीत पाएगी? 101 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। कई अपने सहयोगी दलों में भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को एकोमोडेट किया है। क्या ये सब मिलकर बीजेपी के लिए उतनी सीटें लेके आएंगे कि फिर से वहां बीजेपी यानी एनडीए की सत्ता हो पाए? क्या सत्ता में वापसी करेंगे नीतीश बाबू? ये सबसे बड़ा सवाल है बीजेपी से इतर। और यहां पर बात प्रेम कुमार जी की सही सुनाई पड़ती है, जो कह रहे थे कि क्यों आखिर तेजस्वी यादव का नाम घोषित नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी। चलिए इन सब पे चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ओम प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए, ओम प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, समीम हुसैन जी हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक शिंदे जी हैं और उदय